जी हाँ, सारे जहां से ऊंचा स्वाभिमान हमारा। आपको भारत के बदले हुए रूप के बारे में हम देश हित में बताने जा। भारत की पहचान आप जानते हैं, अब तक गजराज की रही है, लेकिन यही गजराज अब हर मोर्चे पर शेर की तरह दहाड़ रहा है। हम बारी बारी से आपको भारत के इसी पराक्रमी अवतार के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले चीन की नई साजिशों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में आज की खबर समझने के लिए आपको LAC की ताजा स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। यह पूर्वी लद्दाख का इलाका है, पूर्वी लद्दाख LAC का जो विवाद है। यहां चीन कई महीनों से विवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यह कुल मिलाकर जो पूरी सीमा LAC की वो है 3488 किलोमीटर की सीमा। जी न्यूज को सुरक्षा एजेंसियों से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जानकारी मिली कि पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीन के, ध्यान से सुनिएगा, चीन के 10,000 सैनिकों ने डेरा जमा लिया है। अरुणाचल प्रदेश में LAC पर भी चीन के सैनिकों की बड़ी हलचल देखी गई है। पूरी 3488 किलोमीटर की सीमा, उत्तराखंड के पास नेपाल बॉर्डर पर भी चीन की सेना निर्माण कार्य कर रही है। यह एक्सक्लूसिव जानकारी आज हम आपको देश हित में देंगे। गलवान में भारत के सैनिकों ने पराक्रम दिखाया। नेपाल के तिनकार लेपू दर्रे के बहुत करीब PLA की गतिविधि देखी गई। भारत नेपाल सीमा के नजदीक चीन की सेना छोटी छोटी इमारतों का निर्माण कर रही है। यह सैन्य निर्माण चीन की तरफ चंपा मैदान के जोजो गांव में किया जा रहा है। जोजो गांव तिनकार लेपू दर्रे से सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर दूर है। चीन की इन साजिशों में नेपाल भी शामिल है। भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल की तरफ 200 नई बॉर्डर पोस्ट बनाई गई। नेपाल की इस हरकत पर भारतीय एजेंसियों की नजर है। वहीं लेह लद्दाख से जी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा को नई और एक्सक्लूसिव जानकारी ये मिली है कि LAC के पास चीन की सेना के कुल 52,000 सैनिक तैनात हैं, जिनमें से अकेले 10,000 सैनिक सिर्फ पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर जमा हैं। 29 और 30 अगस्त को भारतीय सैनिकों के हाथों मुंह की खाने के बाद चीन ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई थी। केवल रेजांगला और रेचिनला के सामने ही चीनी सेना की 3 बटालियनें देखी गई थीं और दक्षिण पेंगोंग लेक में यानी ठाकुंग से लेकर रेजांगला तक कुल टोटल 10 बटालियनें तक चीनी सेना तैनात है। असल में चीन झूठ बोल रहा है, क्योंकि कल ही संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों की संख्या बढ़ाने वाली साजिश पर चीन की पोल खोली थी। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने LAC और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर भी गतिविधि बढ़ा दी है। अरुणाचल प्रदेश के असाफिला और फिशटेल सेक्टर 2 में चीन के सैनिकों की हलचल देखने को मिली है। यह इलाका भारतीय क्षेत्र से 20 किलोमीटर दूर। जवाब में भारतीय सेना ने भी अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिले में अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। यानी चीन का एक गलत कदम उसकी सेना पर बहुत भारी पड़ेगा। चाहे उत्तराखंड हो या फिर अरुणाचल प्रदेश की सरहद, चीन को हर जगह सिर्फ हार नसीब होगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, लेह लद्दाख। देखिए, कल लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आप जानते हैं, LAC तनाव पर देश को जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत की इस चेतावनी से चीन का अखबार ग्लोबल टाइम्स बौखला गया, धमकी दे रहा है ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिजिन ने संपादकीय में भारत को युद्ध की धमकी दी। हू शिजिन ने यह लिखा है कि भारत में कई अलग अलग ताकतें हैं, भारत में कुछ अति राष्ट्रवादी ताकतें हैं। ऐसी ताकतों ने आसान रास्ते पर जाने से मना किया। ऐसी ताकतों ने सख्त रुख पर बने रहने की बात की। बीजिंग को अपनी सेना को तैयार रखना होगा, युद्ध की धमकी दे रहा है चीन। लेकिन चीन को अब शेर की दहाड़ सुनाई पड़ रही है। भारत दुश्मनों को सबक सिखाने का अपना तरीका बदल चुका है। जहां तक बात चीन की धमकियों की है, तो चीन समझ ले कि भारतीय शेर दुश्मनों पर अब रहम नहीं, उनका शिकार करेंगे। चीन को यकीन ना हो तो वह सर्दियों को ध्यान में रखते हुए LAC पर भारतीय सेना की बड़ी तैयारी
आंखें खोल कर देख ले चीन। लेह लद्दाख से शेर की दहाड़ सुनो चीन। फुल एक्शन में ग्लोब मास्टर और शिनूक। लेह के आसमान में सुखोई से निगरानी। 14 महीने तक सैनिकों के लिए भरपूर इंतजाम। अब चीन सोचे सर्दियों में क्या होगा अंजाम। लेह लद्दाख से जी न्यूज की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखकर चीन घबराया हुआ है। भारतीय सैनिकों को -डिग्री की ठंड से बचाने के लिए कुल 21 आइटम दिए गए हैं। इनमें हाई कैलोरी वाले विशेष राशन के अलावा स्पेशल टेंट, सर्दियों में काम आने वाले उपकरण, 3 लेयर के गर्म कपड़े, 3 लेयर के दस्ताने, मोजे और गर्म टोपी शामिल है। सैनिकों को फ्रॉस्ट से बचाने के लिए खास तरह के जूते भी दिए गए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इन ऊंचाइयों पर जहां तापमान -50 से भी नीचे गिर जाता है सर्दियों में, वहां एक जवान को 21 तरह के कपड़े, जूते, ग्लव्स पहनने होते हैं हर रोज। शुरुआत करते हैं। सर्दी से बचने के लिए लेयर्स में कपड़े पहने जाते हैं। ये सबसे अंदर की लेयर है, वार्मर की तरह। ये फर्स्ट लेयर है। उसके ऊपर ये सेकंड लेयर, ये ट्राउजर और ये अपर। उसके बाद एक तीसरी लेयर पहनी जाती है जो कि सफ़ेद होती है। इससे कैमोफ्लाज यानी कि बर्फ़ में छुपने में भी मदद मिलती है। ये कैप जो इनर है और उसके ऊपर ये ऊपर से एक और कैप पहनी जाती है। उसके अलावा ये डाउन ट्राउज़र और डाउन जैकेट पहनी जाती है जो सबसे ऊपर होती है। और उसके भी ऊपर ये पोंचो होते हैं जो ग्लेशियर में भी इस्तेमाल होते हैं, सियाचिन ग्लेशियर में भी इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पूर्वी लद्दाख की ऊंचाइयों में इनका इस्तेमाल किया जाएगा पूरी सर्दियों में। तापमान गिरना शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी ये तापमान -20, -30 और -50 तक पहुंचेगा। ये वुलन सॉक्स हैं, इनकी भी कई लेयर पहनी जाती हैं। और ये खास जूते हैं जो इन ऊंचाइयों पर पहनने पड़ते हैं जिससे पैर सुरक्षित रहते हैं। जहां तक बात हथियारों और गोला बारूद की है तो लेह से आई ये तस्वीर भी चीन को देख लेनी चाहिए। ये है बोफोर्स। लेह में बोफोर्स की मौजूदगी चीन की हार की गारंटी मानिए। बोफोर्स की रेंज 27 से 30 किलोमीटर होती है। 155 mm लंबी बैरल वाली बोफोर्स 1 मिनट में 10 गोले दागने की ताकत रखती है। बोफोर्स में 90 डिग्री कोण तक गोले दागने की क्षमता है और इसलिए बोफोर्स को पहाड़ों की लड़ाई का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। युद्ध के मैदान में बोफोर्स कितनी घातक साबित होती है, करगिल के युद्ध में पाकिस्तान को इसका अंदाजा ठीक से हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में लड़े गए करगिल युद्ध में तोपखाने से 2.5 लाख गोले और रॉकेट दागे गए थे। 300 से ज्यादा तोपों, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर्स ने रोज करीब 5000 बम फायर किए थे। पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया था, इसलिए अब चीन को भी खबरदार हो जाना चाहिए। किशमोहन मिश्रा, जी मीडिया, लेह लद्दाख। देखिए, देशहित में हमें यह समझना होगा कि पहले का भारत कैसा था और अब का भारत कैसा है। अब भारत हर मोर्चे पर चीन को कैसे घेर रहा है, समझिए इसे बहुत ध्यान से। कूटनीतिक मोर्चे की अगर सबसे पहले बात करें, मॉस्को में पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और फिर विदेश मंत्रियों की बैठक में इसकी झलक देखने को मिली। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ लड़ाई भारत जो है अब दुनिया में इसका नेतृत्व कर रहा है। अमेरिका, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल जैसे देश भारत के साथ खड़े हैं। ये कूटनीतिक मोर्चे की बात मैंने आपको समझाई। अगला मोर्चा रणनीतिक मोर्चा। भारत, आप जानते हैं, चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर रहा है। भारत में चीन की कई कंपनियों पर बैन लग चुका है। चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने की रणनीति भी इसी दौरान बनी। तीसरा मोर्चा पराक्रमी मोर्चा। अब इस वर्ष आप जानते हैं चीन की धोखेबाजी पर भारत का पराक्रम कई बार देख चुके हैं आप। गलवान हो या पैंगोंग, ब्लैक टॉप हो या मुखपरी, चीन के सैनिकों की हर बार पिटाई। चीन के सैनिकों को भारत के सैनिकों ने शौर्य दिखाया। पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारों की हर चोटी पर अब भारतीय सेना टॉप पर है। पैंगोंग के उत्तरी इलाके में भी फिंगर 4 पर चीन की सेना से ऊपर भारतीय सेना तैनात हो चुकी है। हर मोर्चे पर भारतीय सेना की दहाड़। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारतीय सेना की तैयारियां कैसी है, हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर देशहित में दिखाई। अब आपको बताते हैं कि चीन की चालबाजियों के खिलाफ भारत कैसे
करेगा अंडरग्राउंड स्ट्राइक। अंडरग्राउंड स्ट्राइक, भारत के इस अंडरग्राउंड हथियार का नाम है लेह मनाली रोहतांग अटल टनल। अटल टनल एक ऐसी सुरंग, एक ऐसी टनल जो हर मौसम में भारतीय सेना के काम आएगी। और भारत की यह अटल टनल युद्ध काल में चीन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। चीन को चित करने का मास्टर प्लान अटल टनल। अटल टनल से चीन पर होगी अंडरग्राउंड स्ट्राइक। 9 किलोमीटर लंबी, समुद्र तल से ऊंचाई 10,000 फीट। इतनी ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। लेह मनाली रोहतांग अटल टनल बनकर तैयार, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को कर सकते हैं। खासियत यह है कि इस टनल के रास्ते लेह और मनाली के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस टनल के रास्ते लद्दाख में तैनात सैनिकों से साल भर बेहतर संपर्क बना रहेगा। आपात परिस्थितियों के लिए यह सुरंग सबसे कारगर साबित होगी और विशेष परिस्थितियों में अटल टनल आपातकालीन निकास का काम करेगी। आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक बड़ी परियोजना का नाम अटल जी को समर्पित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। पीर पंजाल की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई अटल सुरंग की वजह से मनाली से लेह की दूरी तो 46 किलोमीटर कम हुई है। इसके अलावा अटल सुरंग 13,050 फीट पर स्थित रोहतांग दर्रे के लिए वैकल्पिक मार्ग भी है। मनाली वैली से लाहौल और स्पीति वैली तक पहुंचने में करीब 5 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन इस टनल के रास्ते ये दूरी अब करीब 10 मिनट में ही तय हो सकेगी। यानी आप ये समझिए कि अटल टनल नहीं बल्कि इंच इंच जमीन की रक्षा के लिए ये नए भारत का अटल संकल्प है। और आप जानते हैं चीन पर कल संसद में रक्षा मंत्री ने बयान दिया। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। ऑल पार्टी मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, थावरचंद गहलोत, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन शामिल हुए। हालांकि सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, टीएमसी के अलावा जेडीयू, डीएमके और शिवसेना शामिल हुई। जी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक सर्वदलीय बैठक में चीन का मामला एजेंडे में नहीं था, लेकिन बात हुई। बात चीन पर हुई, बात एलएसी पर हुई और सहमति भी बनी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर सभी दल सेना का साथ देंगे, एक सुर में सेना के साथ रहेंगे, दुश्मनों के खिलाफ एक सुर में बोलेंगे। ये सहमति बनी है। ऑल पार्टी मीट जो बुलाई गई थी। राजनाथ सिंह अब कल 12 बजे राज्यसभा में बयान देंगे। वैसे जहां तक भारत की विदेश नीति की बात है तो भारत को विदेश नीति के मामले में एलिफेंट यानी कि हाथी, गजराज कहा जाता था, लेकिन अब भारत की विदेश नीति गजराज के बजाय शेर की तरह आक्रामक हो चुकी है। देखिए, पहले भारत की विदेश नीति में बदलाव की प्रक्रिया बहुत धीमी हुआ करती थी, बहुत धीमी। अब इसमें मौके और जरूरत के हिसाब से तेजी से बदलाव हो रहे। समझ रहे हैं बदलाव? गजराज से लेकर अब कैसे दहाड़ रही है भारतीय नीति हर मोर्चे पर। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत किसी हाथी की तरह एक साइलेंट प्लेयर, मौन खिलाड़ी की तरह रहता था, लेकिन अब एक्टिव है, अपनी उपस्थिति दुनिया को बताता है, पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। यह बदला है। हाथी ताकतवर होने के बावजूद आक्रामक नहीं होता, लेकिन शेर शक्तिशाली, आक्रामक दोनों होता है। ऐसे में यह तुलना अब भारत के लिए ज्यादा सटीक नजर आती है। आप भी अब इस तुलना को समझ पा रहे होंगे। देखिए, यह आप भी जानते हैं कि चीन के खिलाफ भारत इतना आक्रामक पहले कभी नहीं रहा, तो इसका श्रेय किसे जाता है? जाहिर है भारत की मौजूदा सरकार को, वर्तमान सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अटल फैसलों को, जिससे भारत में दुनिया की छवि मजबूत हुई है। वैसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 17 सितंबर को 70 वर्ष के हो जाएंगे और
ऐसी घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक फैसलों की चर्चा भी देश हित में बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साहसिक फैसले आपको जरूर जानने चाहिए देश हित में। आप जानते हैं सबसे बड़ा साहसिक फैसला जो आज तक नहीं हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक। साल 2016 में एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक हुई। साल 2019 में बालाकोट पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक। तीसरी बड़ी चीज, कश्मीर में 370, कभी सपने में नहीं सोचा जा सकता था 370 खत्म होगा, हुआ 370 ज्यादा थी। चौथी चीज, कश्मीर पर ट्रंप की मध्यस्थता अस्वीकार। पांचवी चीज, पाकिस्तान से बातचीत नहीं करने का फैसला। छठी चीज, अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, जेल में अलगाववादी। सातवीं चीज, चीन पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग कोई नहीं पूछता है, चीन का हाल पाकिस्तान वाला कर दिया, हर दिन पिटाई। आठवीं चीज, एलएसी पर चीन के खिलाफ सेना को फ्री हैंड, खुली छूट। नौवीं चीज, चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला। और सबसे इंपॉर्टेंट, रफाल। भारतीय वायुसेना में रफाल दुश्मनों का काल, यानी भारत के तरीके अब बदल चुके हैं। दुश्मनों को सबक सिखाने का अंदाज बदला है। बॉर्डर पर भारत मजबूत बनकर उभरा और अब हाथी की धीमी चाल नहीं बल्कि सरहद पर दुश्मनों को शेर की दहाड़ सुनाई देती है। सरहद पर सेना का सिंहनाद। निश्चित देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। फरवरी में नागरिकता विरोधी हिंसा में गिरफ्तार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र शर्जील उस्मानी ने हिंदुओं और राम मंदिर के खिलाफ बेहद भड़काऊ बयान दिया है। शर्जील उस्मानी ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि हिंदुत्व को जला दो और अब मुसलमानों को गुंडा बनना होगा। शर्जील उस्मानी ने अपने सोशल मीडिया के कवर फोटो में लिखा है कि बाबरी दोबारा बनाएंगे। तो जेल से बाहर आते ही शर्जील उस्मानी का यह जहर आप समझिए। जेल से छूटने के बाद शर्जील उस्मानी ने सोशल मीडिया पर हिंदुत्व को जला दो और बाबरी दोबारा बनाएंगे, मुसलमानों को गुंडा बनना होगा, इन तमाम बातों का जिक्र किया है। यह जहर एक बार फिर उगला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। विशाल, जेल गए क्योंकि देश को जलाने की कोशिश की जा रही थी, जेल से बाहर आते ही फिर से जहर उगल दिया और सवाल हिंदुत्व को लेकर, सवाल राम मंदिर को लेकर। देखिए बिल्कुल, क्योंकि शर्जील उस्मानी लगातार जब से अलीगढ़ में रहा है तब से ही वो भड़काऊ पोस्ट करता आया है, भड़काऊ बातें करता आया। और इसी सिलसिले में जब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन हो रहा था उसे जेल भी भेजा गया था। और अब जब जेल से बाहर आया है उसके बाद एक बार फिर से भड़काऊ पोस्ट लगातार उसकी तरफ से किया जा रहा है। इसी को लेकर बीजेपी के निशित शर्मा की तरफ से एसएसपी अलीगढ़ को एक कंप्लेंट भी दी गई है जिसमें लिखा गया है कि 15 सितंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार भड़काऊ पोस्ट की गई है, जिसकी वजह से अलीगढ़ में हिंसा फैलने का खतरा है और कार्रवाई करने की मांग भी यहां पर निशित शर्मा की तरफ से की गई है। अब देखना यह होगा कि इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है, क्योंकि लगातार जब इनके ट्विटर हैंडल को हम चेक कर रहे हैं भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे हैं, एक समुदाय विशेष को भड़काने की कोशिश लगातार की जा रही है। और विशाल, अब देखिए, अब उन लोगों से पूछना चाहिए ना, जब इन लोगों की गिरफ्तारी पर, चाहे वो उमर खालिद हो चाहे वो शर्जील उस्मानी हो, जब वो लोग गिरफ्तार होते हैं, जब उन पर कोई कार्रवाई होती है। देखिए, हम उससे जुड़ी दो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक तरफ शर्जील उस्मानी जो भड़काऊ बयान, सीएए विरोधी भाषणों के दौरान कैसे उसने भड़काने का काम किया, दूसरी तरफ उमर खालिद। तो विशाल, उन लोगों से सवाल अब होना चाहिए जो इन्हें मासूम छात्र कहते हैं, जो इनकी गिरफ्तारी को लेकर कहते हैं कि मासूम छात्रों को, बेगुनाहों को जेल के भीतर डाल दिया गया। देखिए, जब जेल से बाहर आते हैं तो फिर भी वो क्या करते हैं, जहर उगलते हैं, समाज को और देश को तोड़ने की बात करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये इनकी एक तरह से आप नियत कह सकते हैं कि लगातार इस तरह के बयान देना, सुर्खियों में आना, और उसके बाद जब जेल ये पहुंच जाते हैं, इनका पूरा एक गैंग होता है जो कि इनके बचाव में खड़ा हो जाता है, इनके समर्थन में खड़ा होता है और कहीं ना कहीं इनके लिए एक ढाल बनने की कोशिश वो बार बार करता है। लेकिन शर्जील उस्मानी जो कुछ कह रहा है उससे ये साफ हो जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो अलीगढ़ में किस तरह की बातें करना चाह रहा है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ इस वक्त बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय जुड़ गए। अश्विनी उपाध्याय जी, स्वागत है जी न्यूज पर आपका। ये बयान आपने, वो फेसबुक पोस्ट, वो सोशल मीडिया पर शर्जील उस्मानी का अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता देती हूं, इससे पहले भी वो सीए विरोधी दंगों में कैसे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसके विरोध में गया था उसके बाद, और अब वो सोशल मीडिया पर कवर पेज लगा रहा है कि बाबरी दोबारा बनाएंगे। और सबसे पहले हम जी न्यूज पर अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय, सबसे पहले आपका रिएक्शन, क्या तोड़े इन लोगों का, आखिर क्या इलाज है ऐसे लोगों का जो देश को तोड़ने की बात करते हैं?
देखिए, ये आप समझिए जरा, ये चाहे ये सरजील हो या वो सरजील हो या जिस तरीके से इसमें चाहे जाकिर नाइक, ये एक सोच है। ये सोच इनके बचपन से डाली जा रही है और खासतौर पे जो उम्मा फिलॉसफी है कि नहीं, पूरी दुनिया में जब तक इस्लाम नहीं आएगा तब तक पूरी दुनिया इस्लाम नहीं होगी, भारत पे जब तक पूरा इस्लाम का कब्जा नहीं होगा तब तक जो है कयामत की रात नहीं आएगी, कयामत की रात नहीं आएगी तो जन्नत नहीं होगी। दुनिया भर के ऐसी फालतू वाली बातें समझाई जाती है। तो इसका पहला तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये भारत को पूरी तरीके से, ये भारत को और भारतीय संस्कृति को बर्बाद करना चाहते हैं। इनकी किसके इशारे पे कर रहे हैं, किसके इशारे पे नहीं कर रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। कहां से इनको फंडिंग हो रही है ये भी जांच का विषय है, वो जांच इनकी होगी। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से देश के साथ गद्दारी है। ये गद्दार है। जब हम इनको गद्दार कहते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं आप तो सबको गद्दार कहते रहते हैं। अरे ऐसे व्यक्ति को गद्दार न कहे तो और कौन कहे? जिस व्यक्ति को भारत के संविधान में भरोसा नहीं, जिस व्यक्ति को भारत की कानून में भरोसा नहीं, जो व्यक्ति कहने को कहता है कि मैं उपाध्याय जी, सवाल उसको लेकर भी है ना, ये गद्दारी का कैरिकुलम वहां पर पढ़ाया जा रहा है, क्या ये सिलेबस वहां पढ़ाया जाता है? उन यूनिवर्सिटीज का यहाँ जिक्र करना होगा। सवाल उसको लेकर भी उठेगा कि आखिर वहां से शर्जील उस्मानी की बात हो, शर्जील इमाम की बात हो, उमर खालिद की बात हो, ये कैसे कैंपस, ये कैसी यूनिवर्सिटी और कैसे छात्र? जी, आप जरा सवाल एक बार फिर से रिपीट करें। उस यूनिवर्सिटीज को लेकर भी अब सवाल उठाना होगा अश्विनी उपाध्याय जी, जहां से ये छात्र निकलते हैं, जहां से ये जहर निकलता है, जहां से ये उपज हम देख रहे हैं, चाहे शर्जील उस्मान हो चाहे शर्जील इमाम हो। देखिए, पहली बात तो मैं जी न्यूज को बधाई देता हूं कि जी न्यूज हमेशा जो राष्ट्रवाद के विषय है उसको हमेशा उठाता रहा। दूसरी बात ये, अब बहुत समय आ गया है कि भारत में ये जो माइनॉरिटी के नाम पे विक्टिम कार्ड है वो खत्म करने की जरूरत है। ये माइनॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच 2005 में कह चुका है। बाल पाटिल केस में जस्टिस धर्माधिकारी थे जिन्होंने जजमेंट लिखा हुआ, उन्होंने कहा था कि ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये इस देश को दोबारा विभाजन की तरफ ले जाएगा। जब तक आप भारत के सभी लोगों को भारतीय नहीं कहेंगे, जब तक कुछ लोगों को आप माइनॉरिटी कहेंगे, कुछ लोगों को मेजॉरिटी कहेंगे, और जब तक धर्म के नाम पे योजनाएं चलेंगी, धर्म के नाम पे चीजें चलेंगी, तब तक यहाँ भारत, जब तक धर्म के नाम पर अपीसमेंट होगा, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति में जाएगा। मुझे लगता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अब जरूरत ये आ गई है, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो चाहे जामिया, यहाँ पे अब ये केवल 50% माइनॉरिटी पढ़ेंगे, ऐसे ये सब नहीं चलेगा। अब तो सब हर जगह मेरिट सिस्टम लागू करना पड़ेगा। जो मेरिट में आए वो अलीगढ़ में भी पढ़े, वो विचार की जरूरत है, क्योंकि ये भाषा, ये लहजा और जिस तरीके का ये एक मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है इन लोगों की तरफ से, वो देश के लिए खतरनाक है, वो देश की एकता के लिए, हमारे सामंजस्य के लिए कितना खतरनाक है, ये भाषा ही बता रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्विनी उपाध्याय जी। और देश हित में अब बात 2021 में होने वाले बंगाल चुनाव आते ही नेताओं का सियासी फैंसी ड्रेस कंपटीशन शुरू हो जाता है, ये तो आप जानते हैं। कोई जनेऊधारी बन जाता है तो कोई मुस्लिम टोपी में नजर आने लगता है। लेकिन धर्म की इसी पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी फंस गई हैं। कुछ दिन पहले पुजारियों के सहारे हिंदू तुष्टीकरण की कोशिश करने वाली ममता बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का श्राद्ध कार्यक्रम रोक दिया है। और जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं ये सिर्फ आप जी न्यूज पर देखेंगे, यानी पहली खबर सिर्फ जी न्यूज पर। और आप यकीन कीजिए, चूंकि विश्वसनीयता के सारे पैमानों पर हमारी ये खबर, हमारी ये रिपोर्ट पूरी तरीके से खरी उतरेगी। तो आइए देखिए जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बंगाल में तर्पण भी राजनीति को अर्पण। दीदी के राज में श्राद्ध पर भी संग्राम। ममता सरकार हिंदुओं को लेकर कितनी कंफ्यूज्ड है, ये उसी की तस्वीरें हैं। कोलकाता में पुलिस जिन्हें पीट रही है वो बीजेपी कार्यकर्ता है। और पिटाई इसलिए हो रही है क्योंकि ये लोग बंगाल में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं का श्राद्ध करना चाहते थे। लेकिन ममता की पुलिस ने कोरोना का हवाला देकर श्राद्ध कार्यक्रम रोका और पिटाई के बाद कोरोना के प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें वैन में ठूस दिया। बाग बाजार घाट की तस्वीर आपको दिखाते हैं। पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। यहाँ पर सुरक्षा बल को यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ाया गया है
और यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर अरविंद मेनन और जो है कैलाश विजयवर्गीय, उनको यहाँ पे रोका गया है। जितने भी सीनियर नेता यहाँ पर पहुंचे थे, उन्हें फिलहाल आगे जाने से रोक लिया गया है। बीजेपी ने बंगाल में सियासी हिंसा में मारे गए 100 में से 20 परिवारों के लिए श्राद्ध कार्यक्रम रखा था, लेकिन पुलिस ने ये कार्यक्रम नहीं होने दिया। बीजेपी नेता धरने पर बैठे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस वर्ष लगभग 4000 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी और बंगाल के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। उन सब को हम तर्पण देना चाहते थे, उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते थे। और हिंदू शास्त्रों के अनुसार आज का दिन बड़ा महत्व का दिन है। आज अकाल मृत्यु जिनकी होती है उनको तर्पण दिया जाता है। इसमें परमिशन की भी कोई आवश्यकता नहीं, पर उसके बाद भी हमने परमिशन ली थी कि हम आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ममता जी की सरकार है, पर उन्होंने परमिशन भी नहीं दी, परमिशन कैंसिल भी नहीं की। अभी हम आए तो हमें तर्पण करने से रोका। कुछ ही दिन पहले ममता बनर्जी ने बंगाल में गरीब पुजारियों के लिए 1000 रुपए महीना भत्ते का ऐलान किया था, ताकि उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप हल्के हों। लेकिन हिंदुओं के तर्पण को रोकने से ममता फिर हिंदू विरोध के आरोपों से घिर चुकी है। पूजा मेहता, जी मीडिया। तो पश्चिम बंगाल में दरअसल आप समझिए इन तस्वीरों को देखकर कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए अलग गाइडलाइंस है और बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं उनके लिए अलग गाइडलाइंस है। ये दोहरा मापदंड और ये जो दोहरा रवैया वहां पर ममता सरकार का है, ये सवाल उठाने के लिए काफी है और सवाल पूछने के लिए कि क्या ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, क्या उन्हें हर तरह की आजादी वहां पर है? और अगर बीजेपी कोई कार्यक्रम करना चाहती है और ये कहते हुए करना चाहती है कि वो तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तो उन्हें इजाजत नहीं मिलेगी। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो फिर आखिर क्या है? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.